सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के टर्म में अगली टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पूरा कंसर्न किससे है, कैपेसिटेंस से है। यानी कि NCERT का चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट है कैपेसिटेंस, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो उसकी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का क्या मतलब है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअल होता क्या है, होता ये है कि सपोज़ कर लेते हैं कि अगर एक कंडक्टर लिया, सपोज़ करते हैं ये कंडक्टर लिया, जब हम इसे चार्ज बिट बाय बिट ट्रांसफ़र करते हैं तो सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे अगर चार्ज थी इन्फिनिट पर तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जब आप इसे यहाँ पर ले कर के आए, भले ही उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पर क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि टोटल वर्क यहाँ पर किस फॉर्म में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। सो क्यू जब इस पर ट्रांसफ़र होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो फाइनली ये कहा जा सकता है कि क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल के। दैट मीन्स इनका सीधा संबंध बना कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हैं, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हैं किस पे, कंडक्टर पे, तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सो वही डेफिनेशन, वही लॉजिक यहाँ भी रखी जा रही है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है। अब इसे समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हो सकता है कि जब हम इसे चार्ज देने का काम स्टार्ट करते हैं तो ये कंडक्टर के पास भी चार्ज लेने की एक लिमिट कैपेसिटी होगी, उसके बाद से ये चार्ज हैंडल नहीं कर सकता। लॉजिकली एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज़ करते हैं कि ये व्हीकर है और इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है, 1 लीटर की है। तो क्या आप इसमें 1 लीटर से अधिक लिक्विड फिल कर सकते हैं, नहीं भर सकते। क्लियर। सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी होती है कि अगर इस कंडक्टर की चार्ज लेने की कैपेसिटी फिक्स है तो उससे अधिक आप चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्लियर है। सो कॉन्ट्राडिक्टरी हम इस पूरे डेफिनेशन को, इस पूरे लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से, आपके सामने है। डियर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, यानी कि उसे चार्ज लेने की जो एबिलिटी है उसी की मेज़रमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस करते हैं। दैट मीन्स कि जो कंडक्टर जितना ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है। सो प्रैक्टिकली क्या कह सकते हैं कि इफ़ अ चार्ज क्यू पुट ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल बाय V। समझ में आ रही बात। जस्ट अभी मैंने बताया कि अगर किसी इंसुलेटेड कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देना स्टार्ट करें तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। सो इस हिसाब से Q प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, V। Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V के इक्वल हो जाएगी। सो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया और यहाँ जो C लिखा, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी टर्म है वो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर Q की वैल्यू बढ़ी तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या है, बढ़ेगी। एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो अक्सर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है वो क्या है कि अगर चार्ज की वैल्यू डबल कर दी गई तो पोटेंशियल क्या कांस्टेंट रहेगी, नहीं। चार्ज अगर डबल हुआ तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो ऑलवेज कीप इन द माइंड, चार्ज पोटेंशियल की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सो फाइनली कैपेसिटेंस
इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सही है। हेंस तो फाइनल कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर may be defined as the charge required to increase the potential of the conductor by unit amount। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज द चार्ज रिक्वायर्ड, एज द चार्ज रिक्वायर्ड to increase the potential of the conductor by a unit amount। क्लियर है? यहाँ का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ की मतलब बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है कि इफ़ v इज इक्वल टू 1 देन q इज इक्वल टू c। समझ में आया? अगर v की वैल्यू यूनिट है दैट मीन जो चार्ज है वही क्या है, कैपेसिटेंस है। वही बात यहाँ आपसे कही जा रही है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस है क्या, चार्ज एक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय अ यूनिट अमाउंट। क्लियर? अगला इंटरेस्टिंग टर्म जिस पे बहुत सारे एप्लीकेटिव न्यूमेरिकल बना करते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और वही क्या है कि इट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स यानी कुछ सर्टेन पैरामीटर्स उस पर डिपेंड करता है। उसमें फर्स्ट क्या है, साइज़ एंड शेप। पहला क्या है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? डिपेंड करता है छोटी साइज़ होगी या बड़ी साइज़ होगी। शेप दैट मीन्स स्फीयर है, सिलेंडर है, क्या है, रेक्टेंगल है। ये सब डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से तय होता है कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी, टू स्टोर द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज। नेक्स्ट है नेचर, दैट मीन्स परमिटिविटी। कहने का मतलब ये है कि वो कंडक्टर किस तरह के मीडियम में रखा है, एयर में है, वैक्यूम में है, लिक्विड में है या किसी और तरह के मीडियम में। जिस तरह का मीडियम होगा उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, अफेक्टेड होगी। नंबर थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन द नेबरहुड, यानी किसी कंडक्टर के साइड में। लुक इट हियर, मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सपोज़ करिए कंडक्टर, इसके साथ में कोई दूसरा हाईली सेंसिटिव कंडक्टर रखा हुआ है, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब कर सकता है। क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल मीन्स कॉपर का है, आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, क्या है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सही है? ये बेसिक नॉलेज थी किसके लिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कुछ और भी इंटरेस्टिंग टर्म हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लुक इट हियर, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग टर्म। यहाँ पे कहा जा रहा है कि Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर ये बात सही है कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, दैट मीन्स द ग्राफ बिटवीन Q एंड V इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सही है? तो एक स्ट्रेट लाइन की अगर हमने स्लोप फाइंड आउट की तो मुझे क्या मिला, Q/V मिला। ये Q/V क्या है, इक्वल है किसके, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। सही है? कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पोटेंशियल और चार्ज की जो एक्सिस है, अगर उससे हम स्लोप फाइंड आउट कर दें तो हमें क्या मिल सकता है, कैपेसिटेंस मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट टर्म है कि एज द कैपेसिटेंस C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज Q।
मान लेते हैं कि जैसा कि चार्ज जो C है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज Q। सो द ग्राफ बिटवीन C एंड Q, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो भी किसके पैरेलल हो जाएगी, चार्ज एक्सिस के पैरेलल होगी। सो लोकेट हियर, ये रहा चार्ज एक्सिस, इसी के ठीक पैरेलल है C इज इक्वल टू लाइक दिस। ओके, अब आइए SI यूनिट और उसकी CGS यूनिट पर डिस्कशन करते हैं। लोकेट हियर, यहाँ पर जो SI यूनिट है वो क्या है, फैरड है, क्योंकि फैरड ने इसका कंसेप्ट दिया था तो उन्हीं के ऑनर में इसका नाम है फैरड। सो 1 फैरड जो है वो क्या होता है, 1 कूलम बाई वोल्ट होना ही चाहिए। क्यों होता है, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ओके, अब यहाँ पे ये जो पोटेंशियल V है, वोल्ट है, तो वोल्ट को यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जूल पर कूलम हो जाता है। समझ में आई बात, क्या हो जाती है, जूल पर कूलम हो जाती है। इसकी छोटी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे देखी जा सकती है, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लुक इट हियर, यहाँ पर क्या हुआ कि वोल्ट की यूनिट होती है जूल पर कूलम, सही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है C बाई V, तो हम क्या कर देंगे, C बाई V, V की वैल्यू क्या है, जूल, और पर कूलम है, सॉल्व कर देंगे, कूलम इंटू कूलम बाई J, तो रिज़ल्ट में हमारे पास कूलम बाई J स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाई क्या हो गया, J है, सही है। फिर क्या कर सकते हैं, अब ये जो कूलम है वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में एम्पियर सेकेंड होती है, तो ये एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर, और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्लियर है, समझ में आई बात, ये इसकी लॉजिक है, ठीक। नाउ अब हमारे पास एम्पियर आ गया, सेकेंड है, न्यूटन है, मीटर है, तो एक काम यहीं पर निपटा लेते हैं। एम्पियर का डायमेंशन क्या होता है, A होता है, सो A स्क्वायर। सेकेंड है तो सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है, T, सो T स्क्वायर। डिवाइड करते हैं, न्यूटन यानी कि फोर्स MLT-2, और ये मीटर है तो हमने इसका L ले लिया। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, M की -1, L की -2, और ये -T जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T की पावर 4 एंड एम्पियर की 2, ये हो जाएगी डायमेंशन, सही है। सो अब बात आगे करते हैं। अब समझ में आ गया यहाँ पर कि एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर। ओके, डायमेंशन भी क्लियर कर दिया मैंने। अब सीजीएस में क्या होता है कि स्टेट फैराड यूज़ करते हैं। स्टेट फैराड का मतलब एक 1 स्टेट कूलम अपॉन 1 स्टेट वोल्ट। नाउ 1 फैराड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैराड। सो 1 स्टेट फैराड इज इक्वल टू 1.11 पिको फैराड। क्लियर है। अगला टर्म क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, r है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। सो यहाँ पे कुछ सर्टेन एजम्पशंस रखे गए हैं। द चार्ज Q इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। इसके एंटायर सरफेस पे चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है। इट कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। नाउ आगे हम प्रोसीड करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर हुआ कि द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। ये जो कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r हो जाएगा। नाउ so the capacitance of the conductor situated in vacuum is, so C is equal to Q/V। so पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0Q/r। यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली हमें C की वैल्यू क्या मिलेगी, 4πε0 × r। यहाँ पे कैपिटल R क्या है,
रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, नाउ तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ इस रिजल्ट को देखने के बाद कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, सो सी प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्राफ भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, सही है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे लेक्चर को एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पे क्या सीखा कि जैसे किसी कंडक्टर पे हम चार्ज देंगे उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सो Q प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Q इज इक्वल टू क्या लिखा, CV। ये क्या समझाता है कि चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। दैट मीन्स चार्ज डबल हुआ तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नाउ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C को क्या नाम दिया गया, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो फाइनली hence the capacitance of a conductor may be defined as the charge acquired to increase the potential of the conductor by a unit amount। यहाँ मैंने दिखाया कि अगर V की वैल्यू 1 होती है तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस हो जाता है। यानी कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के इक्वल होगा जिसने क्या किया, कंडक्टर की 1 वोल्ट की पोटेंशियल बढ़ा दी। ओके, कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म एक बार और डील होते हैं कि ये जो फॉलोइंग फैक्टर्स है जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है वो क्या है, साइज एंड शेप, नेचर यानी किस तरह के मीडियम में रखा हुआ है, उसके पास मटेरियल कौन सा है, उसके आसपास उसके नेबरिंग में, उसके पड़ोस में कोई दूसरे तरह का कौन सा मेटल रखा हुआ है। नाउ इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद से हम लोगों ने क्या स्टडी किया, फिर स्टडी किया हम लोगों ने फिर स्टडी किया कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जिसमें ये समझने की कोशिश की गई कि Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अगर हम Q और V में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ इस तरह का मिलेगा। ओके, तो ये जो लाइन है हमारी, इसकी स्लोप अगर फाइंड कर लें तो रिजल्ट क्या है, Q बाई V हुआ, और Q बाई V क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि अगर हम चार्ज वोल्टेज का अगर स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रखी जाए तो चार्ज और कैपेसिटेंस के बीच का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू द चार्ज एक्सिस। क्लियर, ऐसे कंडीशन में अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाई जाए तो भी कैपेसिटेंस क्या है, नहीं बढ़ेगा। क्लियर है। फिर कुछ हम लोगों ने यूनिट डिस्कस कर ली थी जहाँ पे 1 फैरेड इज इक्वल टू क्या था, 1 कूलम पर वोल्ट था। फिर कूलम यानी वोल्ट को चेंज किया तो क्या मिला, 1 कूलम स्क्वायर पर जूल हो गया। अब कूलम की वैल्यू क्या है, एम्पियर सेकेंड, उसका स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर होगा। अब डायमेंशन क्या है, m की -1 l पे -2 t की पावर a पर 2। सो स्टेट फैरेड, स्टेट फैरेड क्या होता है, सीजीएस यूनिट है, तो ये स्टेट कूलम पर अपॉन 1 स्टेट वोल्ट हो गया। फिर उसी तरह से 1 फैरेड जो होता है 9×11 स्टेट फैरेड के इक्वल होता है। अब ये पूरी जो वैल्यू है अगर यहाँ डिवाइड कर दी जाए 1 में तो वैल्यू हो जाती है 1.11 पिको फैरेड में आ जाती है। फिर इसके बाद से हम लोगों ने क्या स्टडी किया, स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। सही है, यहाँ एज्यूम कर लिया कि सरफेस पे जो चार्ज है उसकी टोटल वैल्यू क्या है, Q है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। तो सरफेस की पोटेंशियल वैल्यू क्या मानी गई, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हुआ। सो
कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर सिचुएटेड इन वैक्यूम में C इज इक्वल टू Q बाई V। अब V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सो Q से Q की वैल्यू कटेगी और ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगी। सो इस लाइन से क्या मिला हमें कि C किसके प्रोपोर्शनल है, R के। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का कुछ नेचर इस जैसा होगा। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसे नोट्स बना लेंगे। थैंक यू।